विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 2 व्यवसाय संगठन का स्वरूप चल रहा था, जिसका आज हमारा 7वां क्लास है। इस 7वें क्लास में हम लोगों ने अभी तक कंपनी के बारे में, कंपनी की विशेषता और कंपनी किस प्रकार काम करती है, कंपनी को किस प्रकार बताया गया उसके बारे में मैं समझाया था। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसके बारे में भी समझाया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंपनी के प्रकार। मैं लास्ट क्लास में बताया था कंपनी के 2 प्रकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक निजी कंपनी और एक सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइवेट कंपनी भी बोलते हैं, और सार्वजनिक कंपनी जिसको इंग्लिश में पब्लिक कंपनी भी बोलते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादातर चर्चा करेंगे, किंतु फिर भी कंपनी के प्रकार हैं, कुछ है जिसको मैं समझा देता हूँ, नाम से नाम आप लोग इसको ध्यान देंगे। जैसे निर्गमन के आधार पर, अगर कंपनी को निर्गमन कर रहे हो तो उसके आधार पर कंपनी होती है आज्ञा पत्रधारी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। दायित्व के आधार पर सीमित कंपनी और असीमित कंपनी। लोकहित के आधार पर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। निजी क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो चैप्टर है उसमें हम लोग सरकारी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, किंतु इस चैप्टर में हम लोग पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी अर्थात सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। सार्वजनिक नाम से ही स्पष्ट है, सार्वजनिक मतलब सभी का और निजी मतलब पर्सनल, हमारा खुद का। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये तो था कंपनी। अब आता है आपका प्राइवेट कंपनी। ठीक, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, इसकी मैं परिभाषा पढ़ दिया। प्राइवेट कंपनी को लोक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के नाम से जाना जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) के उपधारा 3 के अनुसार अंशों ऋणपत्रों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। अब जानिए, थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूं। जैसे जब कंपनी का निर्माण किया जाता है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन से पहले कंपनी अपने प्रलेखों का तैयार करती है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो अगर सार्वजनिक कंपनी होगी तो सार्वजनिक कंपनी कम से कम 7 व्यक्ति का होना, 5 से 7 व्यक्ति का होना, और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। सार्वजनिक में 5 से 7 और निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। जब ये 2 व्यक्ति या 5 से 7 व्यक्ति जब मिल जाते हैं, पूरे प्रलेख को तैयार कर लेते हैं, तो कंपनी अपना क्या करा लेती है, रजिस्ट्रेशन करा लेती है, पंजीयन करा लेती है। कंपनी की जो कंपनी है तो कंपनी का पंजीयन कराना अनिवार्य है। जब कंपनी अपना पंजीयन करा लेती है, तो पंजीयन कराने के बाद जो निजी कंपनी होती है वो क्या कर सकती है, निजी कंपनी जो होती है वह अपने क्या बोलते हैं, काम को शुरू कर सकती है। निजी कंपनी क्या कर सकती है, अपने कामकाज को शुरू कर सकती है। ठीक है, जैसे उसको रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र मिलेगा, निजी कंपनी अपना काम शुरू कर देगी। किंतु अगर कोई सार्वजनिक कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कंपनी अपना प्रविवरण, प्रॉस्पेक्टर जिसको बोला जाता है, प्रॉस्पेक्टर जनता को निर्गमित करती है, और प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक कंपनी अपना कार्यकाल शुरू नहीं कर सकती, जब तक उसको प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा। अब दोनों कंपनी में क्या डिफरेंस है, इसको देखना। निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी है। सार्वजनिक कंपनी पैसा लगाने के लिए जनता को बाहर से आमंत्रित करती है। उसके लिए वो प्रविवरण क्या करती है, निर्गमन करती है, जिसको प्रॉस्पेक्टर बोला जाता है। उसमें कंपनी के कितने अंश हैं, कंपनी में कितने सदस्य हैं, उसमें संचालक मंडल कौन कौन है, कंपनी के अंतर्नियम क्या क्या है ना, इन सब के बारे में कंपनी जनता को जानकारी देती है। जब अपनी जानकारी जब जनता को सार्वजनिक कंपनी देती है, तब जनता उस पर क्या करती है, पैसा लगाती है अर्थात कंपनी के अंशों को खरीदती है। कंपनी के पास जब पैसे का कमी होता है, तो कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, मतलब उधार लेती है, ऋण देती है। तो ऋण के बदले कंपनी उनको ऋण पत्र देती है, अर्थात सार्वजनिक कंपनी जनता को अपने अंशों का भी निर्गमन करती है और ऋण पत्रों का भी निर्गमन करती है, प्रतिभूतियां भी खरीदती है, प्रतिभूतियां भी बेचती है। किंतु जो प्राइवेट कंपनी होगी वह अपने अंशों का निर्गमन जनता को नहीं करती, ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं करती, इस पर प्रतिबंध है। अगर कोई सार्वजनिक कंपनी का होगा, ठीक है, अगर मैं किसी सार्वजनिक कंपनी में पैसा लगाया तो मैं अपने अंशों दूसरे को दे सकता हूँ,
ये सार्वजनिक कंपनी में। यदि मैं प्राइवेट कंपनी का सदस्य हूँ या प्राइवेट कंपनी का सदस्य हूँ तो ऐसी स्थिति में अपने अंशों को हस्तांतरण नहीं कर सकता, मतलब मैं दूसरे को नहीं दे सकता। ये दोनों में फर्क है। निजी कंपनी में आप अपने अंशों को नहीं दे सकते किसी दूसरे को, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में अपने अंशों को दे सकते हो। इसी को बोला है यहाँ पर कि पहला, अंशों और ऋण पत्रों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। निजी कंपनी के सदस्य अपने अंशों को ना तो विक्रय कर सकते और ना किसी अंश क्रय को कर सकते हैं। दूसरा, अपने सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित रखते हैं। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 2, रजिस्ट्रेशन के समय 7 होने चाहिए, किंतु कम से कम 2 और अधिक से अधिक जितने अंश होंगे कंपनी में, जितने अंश होंगे 1000 या 10,000 या 1 लाख, जितने अंश होंगे उतने सदस्य हो सकते हैं, उनके अंशों तक सीमित होता है। किंतु निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम 50, इससे ज्यादा नहीं। सदस्य बोला ना, सदस्य नहीं हो सकते, बोलता है सीमित होते हैं। इसकी संख्या गणना ऐसे सदस्य के पूर्व कंपनी के कर्मचारी थे जो शामिल नहीं किए जाए। तीसरा, अपने अंशों व ऋण पत्रों को जनता क्रय करने के निमंत्रण पर प्रतिबंध लगाती है, अर्थात ये कंपनी प्रविवरण, अभी बताया ना, प्रोस्पेक्टर जारी नहीं करती और अंशों का विक्रय नहीं करती। निजी कंपनी के निर्माण हेतु कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। इसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा होता है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी होगी तो उसके नाम के आगे देखना प्राइवेट लिखा होगा, नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल के ऐसा लिखा होगा, ठीक? तो समझ जाना ये प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी होगी तो उसकी पहचान क्या हुई? तो सबसे पहला, नाम से जैसे देखोगे तो सबसे पहले उसके नाम के आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द होगा। अगर उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो उसके निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम की संख्या 50 हो सकती है, या अपने अंशों के लिए, अंशों को विक्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती, अर्थात ना तो यह अंशों का निर्गमन करती है और ना ही ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। अगला, यह अपने सदस्यों, अपने अंशों को दूसरे सदस्यों में हस्तांतरण नहीं कर सकती। क्लियर? तो ये तो था प्राइवेट कंपनी। इसकी विशेषता है सदस्य संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम 50 होनी चाहिए। अंशों का हस्तांतरण, प्राइवेट कंपनी अपने अंशों को हस्तांतरण नहीं कर सकती। अगला, इसका दायित्व सीमित होता है। जनता को आमंत्रण, मतलब जनता को आमंत्रण करने के लिए, मतलब अंशों और ऋण पत्रों को विक्रय करने के लिए या निर्गमन करने के लिए जनता को कभी भी बुलवाती नहीं है। जनता को नहीं बोलती कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। और नाम के अंत में शब्द, तो इस कंपनी के नाम के अंत में कौन सा शब्द लगा होता है? प्राइवेट लिमिटेड। ये तो था इसकी विशेषता, ठीक? इसकी स्थापना सरल है, ये तो पता है आपको, 2 सदस्य हो जाए, प्रतिबंध जारी करो, अपना ये क्या कर सकती है, कंपनी चालू कर सकती है, ठीक? प्राइवेट कंपनी के लाभ क्या क्या है, लाभ बताया। पहला, स्थापना सरल। दूसरा, व्यापार प्रारंभ करने में सुविधा, ठीक? होता है प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के प्रकार व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनी का निगमन, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, वो व्यापार प्रारंभ कर सकती है। प्राइवेट कंपनी जैसे रजिस्ट्रेशन कराएगी अपना क्या कर सकती है, व्यापार प्रारंभ कर सकती है। किंतु निजी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त करने तक व्यवसाय जारी नहीं कर सकता। परिश्रम के अनुकूल लाभ, प्राइवेट कंपनी है, जितना ज्यादा लाभ कमाएगी तो जितना ज्यादा काम करेगी उतना ज्यादा लाभ इसको प्राप्त होगा। उसके बाद होता है उचित तालमेल। सदस्यों की संख्या कम होने से तालमेल सदस्यों में अत्यधिक होता है एवं विश्वास बना रहता है। सीधा संबंध, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों का संबंध ग्राहकों से सीधा होता है, अर्थात इनके कार्यों संपर्क में काफी सुविधा रहती है। गोपनीयता, चूंकि सदस्य एक परिवार की तरह तालमेल एवं विश्वास बनाकर रखते हैं तथा इनमें गोपनीयता बनी रहती है। इसके दोष क्या हैं? तो छोटा व्यवसाय या छोटे व्यवसाय होता है, पूंजी की कमी होती है, अंशधारियों की हित की कमी होती है, और शासकीय, मतलब जो सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं इनको प्राप्त होती है वह सुविधा का इसमें अभाव होता है, कमी होती है। तो ये तो था प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। उसके बाद आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? तो पब्लिक कंपनी कम से कम 7 सदस्य और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? जितने इस कंपनी के अंश होंगे उतने इसके सदस्य हो सकते हैं। दूसरा, यह कंपनी अपने अंशों को क्रय करने, मतलब खरीद बेचवाने के लिए,
है ना, जनता को क्या करती है, आमंत्रित, विक्रय करने के लिए, निर्गमन करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है, अंशों के लिए भी और ऋण पत्रों के लिए। जनता जो होती है, सदस्य जो होते हैं, वह अपने अंशों का हस्तांतरण आसानी से कर सकते हैं। और पब्लिक कंपनी मतलब निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, इसके नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द होगा, प्राइवेट शब्द नहीं होगा। क्या होगा, लिमिटेड शब्द होगा। ठीक। उसके बाद आता है पब्लिक कंपनी, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं, सुनना। कंपनी अधिनियम 1956 में पब्लिक कंपनी को अलग से परिभाषित नहीं किया गया, केवल इसके तहत संकेत दिया गया कि पब्लिक कंपनी वह है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, अर्थात न्यूनतम सदस्य संख्या 7 और अधिकतम 50 से ऊपर हो। 50 से ऊपर तो हो सकता है, किंतु सदस्य संख्या जितने अंश होंगे उतने अंशों तक सीमित होता है। अंश और ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है, मतलब जनता को क्रय करने के लिए मतलब आप खरीदो हमारे पास आओ, या कंपनी अपना अंशों को विक्रय करती है, जनता को क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है। अंशों के हस्तांतरण में प्रतिबंध नहीं है, अब मतलब जनता अपने अंशों को क्या कर सकता है, एक दूसरे को हस्तांतरण कर सकता है। और 3 वर्षों तक औसत लाभ 1 करोड़ से ऊपर हो, वह कंपनी क्या मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। उसके बाद पब्लिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर दिया, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद एक व्यक्ति की कंपनी है ना, निष्क्रिय कंपनी। निष्क्रिय कंपनी वह होता है जो अपना पंजीयन तो करा लेती है, रजिस्ट्रेशन करा लेती है और अपना काम नहीं करती, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने काम को प्रारंभ नहीं करती। निष्क्रिय नहीं है, काम नहीं, मतलब सक्रिय नहीं, काम नहीं करती, निष्क्रिय, कुछ नहीं करती, केवल पंजीयन करा ली है, रजिस्ट्रेशन करा ली है, किंतु काम काज उसका बंद है। तो कंपनी, ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है, निष्क्रिय कंपनी। इस कंपनी में क्या होता है, कुछ समय के बाद एक पत्र, जो रजिस्ट्रार होता है, एक पत्र भेजकर कंपनी को बोलता है कि आप अपना कार्यकाल प्रारंभ करो, और ऐसी स्थिति में यदि कंपनी अपना कार्यकाल प्रारंभ नहीं करती तो कंपनी को बंद कर देती है। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, कंपनी ही चला था तो कंपनी में प्रवर्तन। ठीक, प्रवर्तन क्या होता है, प्रवर्तन अर्थात होता है कंपनी को प्रारंभ करने के लिए, कंपनी की योजना बनाने के लिए, या कंपनी को प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी को सोचना। मैं कंपनी का एक निर्माण करना चाहता हूँ, मैं एक निजी कंपनी का निर्माण करना चाहता हूँ, और कंपनी को बनाने तक, सोच से लेकर बनाने तक के जितने भी कार्य हमको करने पड़ते हैं, जिसका लागत हमको लगता है, उसको बोला जाता है प्रवर्तन। कंपनी के निर्माण की प्रथम सीढ़ी है। यह एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें व्यक्तियों का समूह मस्तिष्क की विशिष्ट विचार के बीच अंकुरित हो, और इस विचारों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं साधन, बुद्धि एवं प्रभाव से कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है। इस योजना के निर्माण में वह विशेषज्ञों की सलाह लेता है। प्रवर्तन कार्यों में व्यवसाय हेतु भूमि, भवन, मशीन, श्रम, परिवहन पूंजी आदि समस्त सुविधाओं के विचार में रखता है। इस समस्त कार्यों के सामूहिक को प्रवर्तन कहते हैं। मैं भी बताया, प्रारंभ मतलब अपने विचार लाना कि मैं कंपनी प्रारंभ कर रहा हूं, और कंपनी का निर्माण करना, तो इन सब के बीच की दूरी क्या कहलाता है, प्रवर्तन। जिसमें हमारा सोच भी आता है, कंपनी के लागत खर्च भी आता है, कंपनी के जितने व्यय किए हैं, कंपनी से संबंधित प्रवर्तन, जितने भी हम प्रपत्र तैयार किए हैं, कंपनी में कहां से सदस्यों को जुटाए हैं, इन सभी चीजों को कंपनी का प्रवर्तन बोला गया है। ठीक, आगे बढ़ता है। कंपनी अधिनियम में प्रवर्तन शब्द को कोई परिभाषित नहीं दिया गया, फिर भी इन्हें कार्यों के आधार पर प्रवर्तन का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित अनुसंधान मतलब खोज करता है, और किसी निश्चित योजना के अनुसार कंपनी का निर्माण करता है, आवश्यक सामग्री को एकत्र करता है। मैं भी बताया ना, इसमें सोच भी आ सकता है, साधन भी आ जा सकता है, व्यक्तियों का समूह की क्रमबद्धि, कहाँ से सदस्यों को आप जुटाओगे, किस प्रकार का व्यवसाय करोगे, किस प्रकार के प्रलेख तैयार करोगे, हर एक चीज प्रवर्तन के अंतर्गत आते। ठीक है, ये तो था। अब आता है कंपनी का निगमन या समामेलन। निगमन होता कंपनी के निर्माण की द्वितीय सीढ़ी होती है, या पंजीयन भी कहा जाता है।
जब आप एक प्रवर्तन तैयार कर लें कि हाँ मेरे पास इतने सदस्य हैं, मैं कंपनी कहाँ पर स्टार्ट करूंगा, मैं कंपनी का क्षेत्र कैसा होगा, कंपनी को किस प्रकार चलाऊंगा, कंपनी में कितने सदस्य होंगे, कंपनी में कौन प्रबंधक का कार्य करेगा, कंपनी में किस प्रकार का सामान उत्पादन होगा, मैं कच्चा माल कहाँ से खरीदूंगा, मैं उत्पादित सामान कहाँ पर बेचूंगा, अर्थात कंपनी को प्रारंभ की सोच से लेकर निर्माण करने तक, निर्माण हुआ नहीं, निर्माण करने तक कि हाँ अब मैं कंपनी को चलाने के लायक या कंपनी को चला सकता हूं, इस चीज को हम लोग प्रवर्तन बोलते हैं। अब प्रवर्तन हमारा तैयार हो गया, प्रवर्तन जैसे तैयार हुआ तो कंपनी अपना क्या कराएगी, रजिस्ट्रेशन कराएगी, मतलब पंजीयन कराएगी। पंजीयन जैसे करा लेगी तो कंपनी का समामेलन मतलब कंपनी निगमन हो गई, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो सार्वजनिक कंपनी। अब सार्वजनिक कंपनी होगी तो उसको प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा, प्रविवरण जारी करना पड़ेगा, सदस्यों को आमंत्रण करना पड़ेगा, अपने बारे में अपनी जानकारी जनता तक पहुंचानी पड़ेगी, तब जनता क्या करेगी, कंपनी में पैसा लगाएगी। यह सार्वजनिक कंपनी के लिए। किंतु निजी कंपनी होगा तो निजी कंपनी में जैसा पंजीयन होता है जस्ट कंपनी अपना कार्यकाल प्रारंभ कर सकती है। पश्चात कंपनी प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होता है, इस हेतु उसे प्रारंभिक कार्य करने पड़ते हैं। प्रारंभिक काम में कंपनी का नाम स्वीकार आवेदन पत्र देना पड़ता है, कंपनी की 50 लाख की पूंजी एकत्रित करनी पड़ती है, अंतर नियम तैयार करने पड़ते हैं, अनुज्ञप्ति लाइसेंस लेना पड़ता है ना। इन सब कार्रवाई करने के बाद कंपनी अपने काम को प्रारंभ कर सकती है। देखिए एक तो कंपनी प्रमाण पत्र का नमूना दिया हुआ है, यहाँ पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि उषा कंपनी लिमिटेड जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत दिनांक 15 जनवरी 2002 को निर्गमन हुई है, जिसके अंतर्गत इस प्रकार से प्रमाणित घोषणा पत्र जमा कर दिया गया है। देखो दिया हुआ है, इस प्रकार कंपनी अपना एक प्रमाण पत्र प्राप्त करती। ठीक, ये तो था कंपनी का प्रकार, कंपनी किस प्रकार रजिस्ट्रेशन होती है, इन सब के बारे में। नेक्स्ट क्लास में कंपनी के अंतर नियम और पार्षद नियम बनाकर मैं कंपनी को कंप्लीट करूंगा। कंपनी के पार्षद नियम और कंपनी के सीमा नियम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कंपनी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और ये व्यवसाय संगठन का स्वरूप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है?